हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं सेल एंड बैटरी के बारे में। आज जो है हमारी सेल एंड बैटरी की तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने सेल एंड बैटरी की 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले आप वो वाली क्लास देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का, सेल एंड बैटरी का। 3 से 4 सवाल आने की पूरी संभावना रहती है इस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है और एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर क्लास में आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा जो पार्ट है समझ नहीं आया है। ठीक है, कल की क्लास में हम आखिरी में लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ उस सेल के बारे में हमने पढ़ दिया था कि जैसे उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस धातु का बनता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, कौन कौन सा पार्ट उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, आज जो है हम लेड एसिड बैटरी के अंदर जो फॉल्ट होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर, उन सभी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके बारे में समझेंगे कि वो किस तरीके के फॉल्ट होते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद निकल आयरन, निकल कैडमियम सेल को भी समझेंगे। और जो सेल है, जो एक रासायनिक क्रिया होती है, विद्युत रासायनिक क्रिया, वो केवल हमें ईएमएफ जनरेट करने के लिए ही यूज नहीं करते। क्या, जो सेल और बैटरी तो हमने यूज कर ली एक रासायनिक क्रिया के द्वारा, लेकिन जो रासायनिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा हम और भी क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोटाइपिंग हो गया, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कैपेसिटर का हम निर्माण कर सकते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। जरूरी नहीं है कि हम केवल ईएमएफ ही पैदा करेंगे एक रासायनिक क्रिया से, हम 4-5 जो और प्रोसेस है वो भी हम इसके द्वारा कर लेते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो चलिए समझते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, लेड एसिड बैटरी के फॉल्ट के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर फॉल्ट होते हैं। देखिए, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर 4 तरीके के फॉल्ट होते हैं: सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, बकलिंग और क्रोजन। जो प्राइमरी सेल थे, प्राइमरी सेल के अंदर एक लोकल एक्शन था और एक पोलराइजेशन, 2 तरीके के फॉल्ट थे। उनको हमने समझा था कैसे वो फॉल्ट होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी है, उसके अंदर कौन से 4 तरीके के फॉल्ट होते हैं: सेडिमेंटेशन, सल्फेशन, बकलिंग और क्रोजन। सबसे पहले समझते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। देखिए, सेडिमेंटेशन 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 क्या होता है। देखिए, जब मान लीजिए एक बैटरी है, ये कंटेनर हो गया, मान लीजिए कंटेनर हो गया, इसके अंदर रखी गई है 2 इलेक्ट्रोड, 2 सेल मान लेते हैं हम, चलो 2 नहीं, इसके अंदर हम सेल लगा देते हैं। ठीक है भाई, ये एक सेल हो गया, ये एक बैटरी होगी, बैटरी के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन जो इसके अंदर प्लेटें यूज की गई हैं, इन प्लेटों के जो धातु है उस धातु में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती हैं। जैसे ये लेड धातु की प्लेटें होती हैं, लेड धातु में जो भी अशुद्धि होगी वो क्या है, जब इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, उस रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो अशुद्धि झड़ कर नीचे गिर जाती है, इसकी तली में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। जो लेड की प्लेटें होती है उनमें, उनके अंदर जो अशुद्धि होती है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो नीचे गिर जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ये अशुद्धियां इतनी ऊपर परत तक बना लेती हैं, इतनी ऊपर परत बन जाती है मान लीजिए इनकी, तो क्या है, ये प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देती है आपस में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस प्रकार का होता है, वो एक चालक प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए जब सलाह दी जाती है, हम जब दुकानदार से एक बैटरी खरीद कर ले आते हैं तो अब दुकानदार हमें एक सलाह देता है कि इसके अंदर हमेशा शुद्ध जल को ही डालना। किसको? शुद्ध जल डालने की हमें सलाह दी जाती है। सेडिमेंटेशन जो फॉल्ट है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, हम डिस्टिल्ड वाटर का यानी कि आशुद्ध जल का प्रयोग कर कर, किसका? आशुद्ध जल का प्रयोग करके सेडिमेंटेशन के फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन फॉल्ट आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, जब इन प्लेटों की अशुद्धियां जड़कर नीचे तली में जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और वो इतनी ऊपर तक परत बना लेती है जहां तक सेल होते हैं, जहां तक हमने उस कंटेनर के अंदर सेल रखे हुए हैं,
तो क्या है, इन सेलों के बीच में ये एक चालक का कार्य करते हैं और इन सेलों के बीच में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको कल बताया था जो इसकी ये नीचे का हिस्सा है वो उठा हुआ रखा जाता है, थोड़ा ऐसे उठा हुआ इसका नीचे का हिस्सा रखा जाता है, ताकि अशुद्धियां केवल नीचे तक ही रहे, सेल जो है इनके ऊपर रखे रहें। ठीक है भाई, सेडिमेंटेशन को हम अशुद्ध जल का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। अगला फॉल्ट है भाई सल्फेशन का। कौन सा अगला फॉल्ट है? सल्फेशन फॉल्ट। सल्फेशन फॉल्ट क्या होता है? जब देखिए अगर ये बैटरी है, अब इस बैटरी को हमने काफी दिन हो गए चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज पड़ी हुई है ये बैटरी के अंदर लेड के सेल हो गए। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, देखिए अगर वो लिखा हुआ है तो देखिए, जब मैंने आपको कहा था जब डिस्चार्ज होती है ना एक बैटरी, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो लेड सल्फेट की बनी होती है। किसकी? लेड सल्फेट की है। देखिए PbSO4 मैंने आपको बताया था कल कि जब एक बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो उसकी जो प्लेटें हैं वो लेड सल्फेट की बन जाती है। किसकी? लेड सल्फेट की। अब अगर ये बैटरी काफ़ी दिन हो गए चार्ज नहीं की गई है तो इसके अंदर जो ये प्लेट है यानी ये लेड सल्फेट जो है, इनका जो लेड सल्फेट है ये करड़ा होने लग जाता है। ठीक है भाई, जो इसके अंदर ये प्लेट है ना, प्लेटें जो लेड सल्फेट की बनी हुई है, अगर हम इन्हें डिस्चार्ज कंडीशन में रखते हैं तो ये करड़ा होने लग जाता है, कड़ा होने लग जाता है जो ये लेड सल्फेट है। जिससे क्या है, जब हम इसे बैटरी को काफ़ी टाइम बाद चार्ज करते हैं ना तो ये बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है, चार्ज होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी फॉल्ट को हम सल्फेशन का फॉल्ट कहते हैं। देखिए क्या कहा मैंने, ये जब डिस्चार्जिंग की कंडीशन में एक बैटरी के अंदर जो प्लेटें है वो लेड सल्फेट की धातु की बनी होती है। अगर हम प्लेटों को चार्ज नहीं करते हैं तो ये लेड सल्फेट जो है कड़ा होने लग जाता है। ठीक है, जिससे जो है ये चार्जिंग होने में बहुत ही कठिन का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस सल्फेशन को हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम एक बार तो इन्हें चार्ज करना चाहिए। क्या कहा? जो एक बार तो इसे एक एक हफ्ते में ना एक बार इसे चार्ज करते रहना चाहिए बैटरी को, लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए किसी भी एक बैटरी को। तो इस तरीके से हम सल्फेशन के फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉल्ट है भाई बकलिंग का फॉल्ट। बकलिंग फॉल्ट, बकलिंग फॉल्ट क्या होता है? जब भी हम किसी एक बैटरी को बहुत ही अधिक दर पर आवेशित करते हैं या फिर उसे विसर्जित करते हैं, जब हम किसी बैटरी को ज़्यादा तेज मान पर यानी कि अधिक मान पर चार्ज करते हैं और अधिक मान पर डिस्चार्ज करते हैं, करंट के अधिक मान पर, करंट के अधिक मान पर अगर हम किसी बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो उस बैटरी की जो प्लेटें होती है, जो प्लेटें रखी गई है वो क्या है, टेढ़ी हो जाती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है भाई, तो इसी फॉल्ट को बकलिंग का फॉल्ट कहते हैं। इस फॉल्ट को दूर कैसे कर सकते हैं? इस फॉल्ट को दूर करने के लिए ना 6 एम्पेयर से अधिक करंट पर हमें कभी भी चार्ज नहीं करना चाहिए एक बैटरी को, और 25 एम्पेयर से अधिक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। समझ आ गया होगा बकलिंग क्या फॉल्ट है? जब हम किसी भी बैटरी को अधिक करंट के मान पर डिस्चार्ज या फिर चार्ज करते हैं तो उस बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती हैं, और उस फॉल्ट को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 6 एम्पेयर से कभी भी अधिक करंट पे हमें चार्ज नहीं करनी चाहिए और 25 एम्पेयर से अधिक पर हमें डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। उससे हम बकलिंग के फॉल्ट को रोक सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉल्ट है ना वो है कोरोजन का फॉल्ट। कोरोजन, इस फॉल्ट को ना आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। ठीक है, कौन से को? कोरोजन फॉल्ट को। देखिए जैसे ये बैटरी होगी, इस बैटरी के ऊपर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और दोनों ये टर्मिनल जो है ये इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर से निकली एक पॉजिटिव की तार पॉजिटिव से लग जाती है और नेगेटिव की तार नेगेटिव से कनेक्ट हो जाती है। इतना आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा। ठीक है, बैटरी क्या है, पॉजिटिव से पॉजिटिव लग गया और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर जुड़ जाता है। अब जो वायुमंडल है ना, वायु में नमी होती है,
वायु में क्या होती है, नमी होती है। तो क्या है, इसके अंदर अम्ल तो होता ही है बैटरी के अंदर, तो उस अम्ल और नमी की जो है आपस में एक क्रिया ही होती है। आपस में क्रिया होने के वजह से इनके जो टर्मिनल है ना, टर्मिनलों पर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। आपने खुद घरों में भी देखा होगा कि एक कार्बन सा जम जाता है वाइट वाइट कलर का इन टर्मिनलों के ऊपर। तो उसी फॉल्ट को करोजन का फॉल्ट कहते हैं। एक जो किसकी वजह से आता है, ये नमी और अम्ल की आपस में क्रिया करने की वजह से इनके ऊपर जो है कार्बन जम जाता है या फिर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पहले गर्म पानी से साफ करते हैं इन टर्मिनलों को, फिर इसके ऊपर हम चिकना पदार्थ लगा देते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया या फिर ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस, वैसलीन भी लगा सकते हैं हम, वैसलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके ऊपर, टर्मिनलों के ऊपर, ताकि हम ऑक्साइड की परत जमने से रोक सके। ठीक है भाई, ये 4 फॉल्ट हमने पढ़े हैं। इन चारों फॉल्ट को आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है और क्या ये फॉल्ट होते हैं। और जो ये फॉल्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम में सवाल इस चैप्टर से बना तो इस पॉइंट से, इन चारों फॉल्टों में से किसी एक फॉल्ट को पूछ सकता है वो एग्जाम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है निकल आयरन। देखिए इससे पहले ना कुछ एक दो पॉइंट और है इसके, वो देख लेते हैं। देखिए जो लेड एसिड सेल होता है, इसका ईएमएफ जो है कितना होता है, ईएमएफ 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। कितना, 2.2 वोल्ट प्रति सेल। ये मत समझना कि जो आपके घरों में बैटरी लगी हुई है वो 2.2 वोल्ट के, नहीं, उसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं ना, उस सेल के ईएमएफ है ये, उस सेल का ईएमएफ है 2.2 वोल्ट। अब उसके अंदर कई सेल लगे होते हैं, वो उसकी क्षमता के अनुसार लगाए जाते हैं बैटरी की, कि बैटरी कितनी वोल्टेज की उन्होंने बनानी है। ठीक है भाई, सीरीज में ये सेल कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल का जो संबंध है वो किस तरीके से बनाया जाता है और कहाँ पर सीरीज लगाया जाता है और कहाँ पर पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, और जो ये सेल है, इन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो कितना होता है, वो होता है 2 ओम। कितना, 2 ओम। ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस जो है इनका 2 ओम होता है। और जो सेलों की विद्युत धारा की जो क्षमता होती है ना, वो प्लेटों के आकार और उनकी संख्या पर निर्भर करती है कि एक बैटरी के अंदर कितनी प्लेटें लगी हुई हैं, उनकी संख्याओं पर निर्भर करती है। और प्लेटों के आकार पर भी, प्लेटें छोटी हैं या बड़ी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है विद्युत धारा की क्षमता। ठीक है, और लेड एसिड सेल का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे घरों में, मोटर की जो गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ होगी, रेलगाड़ियों में। ठीक है, उच्च विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक सेल है वहाँ पर काम नहीं आ पाते घरों में। घरों की लाइट चलाने के लिए प्राथमिक सेल जो है काफ़ी नहीं होते हैं, इसलिए हम घरों में भी लेड एसिड सेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमें अधिक मान पर विद्युत धारा में प्रदान कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं निकल आयरन सेल को। देखिए जो निकल आयरन सेल होता है ना, ये एक एसिडिक सेल नहीं होता, ये एक एल्कलाइन सेल होता है। किस तरीके का सेल होता है, ये होता है एक एल्कलाइन सेल होता है। एल्कलाइन आप सभी को पता होगा, जैसे एक पीएच मान आपने पढ़ा होगा, पीएच मान साइंस में पढ़ते हैं हम। इस पीएच मान को 1 से लेकर 14 के बीच में इस पर गिनती लिखी हुई थे, कितने, 1 से लेकर 14 के बीच में जो है 7 होता है। ठीक है, जो 7 से पहले होते हैं ये तो एसिडिक होते हैं। अगर ग्राफ में 7 से पहले का मान दिखा रहा है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से बाद के दिखा रहा है तो वो एल्कलाइन होता है। क्या होता है, एल्कलाइन होता है। जो लेड एसिड सेल है वो एक एसिडिक सेल होता है, और जो निकल आयरन सेल होता है ये एक एल्कलाइन सेल होता है। जो ये पीएच मान है ना, ये हम साइंस के चैप्टर, साइंस के उसमें सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ना कि इलेक्ट्रिशियन में। एक एग्जाम होता है बारक का, BARC, यानी कि परमाणु विभाग का। इस एग्जाम में जो टेक्नीशियन का एग्जाम होता है ना, जो इलेक्ट्रीशियन लगते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में साइंस पूछी जाती है। ठीक है, साइंस से ये मान लीजिए 20 सवाल पूछे जाते हैं, 20 या 25 सवाल कहाँ से, साइंस से पूछे जाते हैं। तो इस जब हम एक बार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तब हमें साइंस पढ़ने की जरूरत होती है, और तब हम इस पीएच मान के बारे में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 7 से पहले एसिडिक होते हैं और 7 के बाद वाले एल्कलाइन होते हैं। और जो निकल आयरन सेल होता है ये एक एल्कलाइन सेल होता है, ना कि एक एसिडिक सेल होता है। ठीक है भाई, इसका आपको ध्यान रखना। इसमें 2 प्लेटें होंगी, एक धन होंगी, एक ऋणात्मक होंगी। धन प्लेटें किस धातु की बनाई जाती हैं,
धन प्लेटें जो हैं निकल हाइड्रेट की बनाई जाती हैं। निकल हाइड्रेट, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, NiOH2। ठीक भाई। किसकी, जो निकल आयरन सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव प्लेट जो होंगी वो निकल हाइड्रेट की धातु की बनी होंगी, और जो ऋण प्लेटें होंगी यानी कि जो नेगेटिव प्लेटें होंगी वो होंगी आयरन हाइड्रेट की, आयरन हाइड्रेट की। इसका केमिकल नेम होता है FeOH2। याद रखना इस बात को। निकल आयरन सेल क्या है, अल्कलाइन सेल होता है। निकल हाइड्रेट पॉजिटिव प्लेट होंगी, नेगेटिव प्लेट आयरन हाइड्रेट होंगी। ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा ना वो किसका, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH जब मैं आपको वो बता रहा था, जब मैंने आपको प्राइमरी सेल बताए थे, प्राइमरी सेल में किसके अंदर बताया था, ये मरकरी सेल के अंदर। मरकरी सेल के अंदर भी यही इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और एक और होता है इसके अंदर लिथियम हाइड्रेट का, LiOH इसका केमिकल नेम होता है। वैसे इसे कहते हैं लिथियम हाइड्रेट, KOH को कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना है कि जो निकल आयरन सेल है उसके अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी वही क्रियाएं होती हैं, पहले चार्जिंग करेंगे, फिर इसकी डिस्चार्जिंग कर सकते हैं हम इसे, फिर दोबारा हम इसे रिचार्जिंग कर सकते हैं। समझने वाली क्या बात है कि जब हम इसे चार्ज करेंगे, जब हम इसे चार्ज करेंगे तो इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है ना वो किसकी बन जाती है, वो निकल हाइड्रोक्साइड की बन जाती है। निकल हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव प्लेटें बन गई निकल हाइड्रोक्साइड की, और जो ऋण प्लेटें और जो नेगेटिव प्लेटें हैं वो बन जाती है लोहे की। इतना आपको समझ आ गया। और जब हम इस चार्जिंग कर देते हैं इस निकल आयरन सेल को तो इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल हाइड्रोक्साइड की बन जाती है और नेगेटिव प्लेट लोहे की बन जाती है, यानी कि Fe की बन जाती है। और जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं तो वही निकल हाइड्रेट और आयरन हाइड्रेट की बन जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। डिस्चार्ज कंडीशन में निकल हाइड्रेट और आयरन हाइड्रेट की बन जाती है। और फिर से वही क्रियाएं होती हैं, चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्ज कर दिया, फिर से हमने उसको चार्ज कर दिया। अब जो निकल आयरन सेल है ना, इसका अन्य नाम बताऊं क्या होता है, अन्य नाम होता है इसका एडिशन सेल। एक मिनट, एक निकल आयरन सेल का अन्य नाम है एडिशन सेल, और एक नाम और होता है इसका नीफेस सेल। नीफे या तो इस तरीके से लिखा है एग्जाम में, या फिर इस तरीके से। नीफे को याद कैसे रखोगे, देखिए नाम क्या है सेल का, निकल आयरन। निकल का रासायनिक नाम क्या है, निकल। आयरन का रासायनिक नाम क्या है, Fe। इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है नीफे, नीफे। और क्या है अन्य नाम, एडिशन। ये दो नाम इसके हैं, निकल आयरन और एडिशन सेल। और जो ये निकल आयरन सेल होता है इसका वो EMF की बात करें, EMF 1.2 से 1.5 वोल्ट तक। जो EMF होता है इसका 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। आप समझते हैं निकल कैडमियम सेल। देखिए भाई, जो निकल आयरन सेल है ना और निकल कैडमियम सेल है, दोनों एक प्रकार के सेल होते हैं। अंतर क्या है, अंतर केवल क्या है, जो इसकी ऋण प्लेटें होंगी ना, जो नेगेटिव प्लेट इसके अंदर यूज की गई है वो कैडमियम की बनी होगी बस। किसकी, कैडमियम। कैडमियम की बनी होती है बस, केवल यही अंतर होता है निकल आयरन सेल के और निकल कैडमियम सेल के अंदर। उसके अंदर लोहे की यूज कर दी, इसके अंदर कैडमियम की यूज कर दी ऋण प्लेट। और जो कंडीशन होती है वो सेम होती है दोनों में। एक जो इसमें याद रखने वाली चीज आपको पता है क्या है, जो निकल कैडमियम सेल होता है इसमें एक इफेक्ट होता है मेमोरी इफेक्ट। मेमोरी इफेक्ट एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, कि कौन से सेल में मेमोरी इफेक्ट होता है। तो याद रखना निकल कैडमियम सेल में मेमोरी इफेक्ट होता है। इसमें
निकल कैडमियम सेल में मेमोरी इफेक्ट होता है। ठीक है भाई, अब तो है हम आगे समझते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि जो रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा केवल हम ईएमएफ को ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते करते और भी क्रियाएं करते हैं हम विद्युत अपघटन की क्रियाओं से। देखिए, हम इससे विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रो टाइपिंग कर सकते हैं, विद्युत मुद्रण कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी कि धातु का शोधन कर सकते हैं, धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ यानी कि ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर याद करो, जब मैं आपको कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपको पढ़ाया गया था। और जो सिंगल फेज हमने मोटर पढ़ी, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, वहां पर कौन सा कैपेसिटर जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ये आपको कल बताया, उसमें सिंगल फेज वाले चैप्टर में बताया था। अब इन सभी को ना विस्तार से पढ़ते हैं कि कैसे ये क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हिंदी में कहते हैं विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? यानी कि एक वस्तु है, मान लीजिए एक धातु की वस्तु है, उस धातु की वस्तु का लेप कोई अन्य धातु की वस्तु पर करना होता है, तो उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। मान लीजिए एक बर्तन है सिल्वर का, और उसकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो उसका लेप है, वो हमें एल्यूमिनियम के बर्तन पर करना है, तो उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ये कैसे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया? देखिए, एक वोल्टामीटर लेते हैं। सबसे पहले इस वोल्टामीटर में दो रोड का यूज करेंगे, दो इलेक्ट्रोड यूज होती हैं, जिसे हम एक को कहते हैं कैथोड, एक होती है, एक होगी कैथोड और ये वाली होगी एनोड। ठीक है भाई, एक कैथोड ले ली और एक एनोड ले ली, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा ना, वो उसी धातु का यूज होता है जिस धातु की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। ठीक है, मान लीजिए हमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होगी वो सिल्वर साइनाइड की होगी। जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज होती है वो कौन सी धातु की होगी? वो सिल्वर साइनाइड की होगी, क्योंकि हमें सिल्वर की जो है परत चढ़ानी है दूसरे बर्तन पर। और ये प्रक्रिया कैसे होती है? बाहर से इसमें डीसी सप्लाई प्रदान करनी होती है, बाहर से डीसी सप्लाई हम इसमें देते हैं। देखिए, जिस बर्तन पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, उस बर्तन को हम कैथोड पर रखते हैं। किस पर? कैथोड पर रखते हैं। और जिस धातु की करनी है उसे हम एनोड पर रखते हैं। समझ गए? देखिए, अगर हमें सिल्वर की परत चढ़ानी है एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर सिल्वर की परत एल्यूमिनियम के बर्तन पर आपको चढ़ानी है, तो सिल्वर की जो प्लेट है ना, सिल्वर की प्लेट हम एनोड के ऊपर रखेंगे, और जो एल्यूमिनियम का जो बर्तन होगा, एल्यूमिनियम की जो प्लेट होगी, उसको हम कैथोड पर रखते हैं। जैसे ही हम इस वोल्टामीटर में करंट देते हैं इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तब क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होती है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। तो जो वो सिल्वर वाले जो कण होते हैं वो कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ? कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। अब जो कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर की ली है, तो सिल्वर किसकी ली है? सिल्वर की ली है। अब जो सिल्वर के जो कण है, ये आयन है, ये कैथोड की तरफ आकर्षित होते हैं, और कैथोड पर रखी हुई बर्तन की प्लेट पर, जो बर्तन रखा हमने कैथोड पर, उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, उस पर जाकर चिपक जाते हैं। और जो एनोड पर हमने सिल्वर का बर्तन रखा है, उसके कण इस प्लेट से अलग होकर इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिल्वर की मात्रा कम नहीं होती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ आ गया होगा। देखिए, दोबारा समझाता हूं। एक वोल्टामीटर लेते हैं, वोल्टामीटर में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। और जो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ना, वो उसी धातु की यूज करते हैं जिस धातु की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगी। ठीक है, और जिस धातु पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड पर रखते हैं, और जिस धातु की करनी होती है उसको हम एनोड पर रखते हैं।
जैसे ही हम इसके अंदर करंट देते हैं, इसके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है वोल्टामीटर के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, और जो सिल्वर वाले जो आयन होते हैं इसके, वो कैथोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो वो कैथोड पर रखे बर्तन पर जाकर चिपट जाते हैं, और जो एनोड पर बर्तन रखा है सिल्वर का, उसके जो आयन हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी सिल्वर की मात्रा कम नहीं होती है। ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम कहाँ पर आती है? धातु के निष्कर्षण के लिए, धातु को का पुनर्निर्माण करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, किसी धातु की मरम्मत करने के लिए, भाई किसी धातु को जंग रोधी बनाने के लिए, जैसे जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अगर हमें किसी धातु को जिंक रोधी बनाना है, उसको जंग रोधी बनाना है, तो उसके ऊपर जिंक की परत हम चढ़ा देते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी। धातुओं की सजावट के लिए भी हम इसी का प्रयोग करते हैं भाई। इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग को। इलेक्ट्रो टाइपिंग, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत मुद्रण। अब जो है, अब इस प्रक्रिया का कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी जगह ले ली है भाई कंप्यूटरों ने और प्रिंटरों ने। इसमें क्या होता था कि पहले अक्षरों की जो वर्ड होते हैं, वर्ड की कंपोजिंग करके पहले एक मैटर तैयार किया जाता था, एक पेज ले लिया जाता था, उस पर जो है उल्टी प्रतिलिपि बनाई जाती थी। पहले किसकी? शब्दों की उल्टी प्रतिलिपि बनाई जाती थी एक पेज पर, और उसके ऊपर क्या है, फिर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर उसके उल्टी जो प्रतिलिपि है उसको रख दिया जाता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो इस प्रतिलिपि है, ये इस प्रतिलिपि को चालक बनाने के लिए यानी कि कंडक्टर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का चूर्ण जो होता है, ग्रेफाइट का जो पेस्ट होता है, उसका प्रयोग किया जाता था इस कागज को कंडक्टर बनाने के लिए, चालक बनाने के लिए। ठीक है भाई। इसमें क्या है, जो कैथोड होता था, वो जो कॉपर सल्फेट होता ना, उसका प्रयोग किया जाता था इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसका? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें एनोड जो है, एनोड पर तांबे की प्लेट लटकाई जाती थी। एनोड पर तांबे की प्लेट लगाई जाती थी, और जो कैथोड होता था, कैथोड पर हम इस प्रतिलिपि को रख देते थे। और जैसे ही इसके अंदर प्रक्रिया स्टार्ट होती थी, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती थी, तो ये कॉपर के जो कण हैं ये कैथोड की तरफ आकर्षित होते थे। कहाँ पर? कैथोड की तरफ आकर्षित होते थे, और उस पेज पर जो है कॉपर की एक परत बना देते थे, जिससे जो है मैटर वो बनकर तैयार हो जाता था। ठीक है। लेकिन जो है अब इलेक्ट्रोटाइपिंग का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा पहले मैटर तैयार कर लिया जाता है और प्रिंटर के द्वारा उसे छपाई कर दिया जाता है। ये समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रोटाइपिंग की जो प्रक्रिया है, ये छपाई के लिए प्रयोग की जाती थी। अब जो नेक्स्ट है वो समझते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यानी कि धातु शोधन, हिंदी में कहेंगे धातु शोधन। इसमें क्या होता है कि कोई एक अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु होती है, वो कहां पर रखी जाती है? वो एनोड पर रख दी जाती है। एनोड पर अशुद्ध धातु रख दी, और शुद्ध धातु कहां रख दी? शुद्ध धातु रख दी भाई कैथोड पर। इसमें कंफ्यूजन मत होना भाई कि एनोड पर तो अशुद्ध क्यों रखी है, एनोड से तो कैथोड की तरफ जाते हैं, इसीलिए अशुद्ध धातु कहां रख दी? एनोड पर। क्यों? ताकि जो उसके अंदर अशुद्धि है वो उसमें उससे निकल जाए। देखिए भाई, ये हो गया एक बर्तन। ठीक है। अब इसमें जो हमने दो इलेक्ट्रोड रख दी। मान लीजिए ये है एनोड और ये है कैथोड। एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी। एनोड पर हमने अशुद्ध धातु को रख दिया, और कैथोड पर हमने शुद्ध धातु को रख दिया। अब जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं, करंट कौन सा? DC करंट। तो अशुद्ध धातु के जो कण हैं
वो इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाते हैं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होती है उस इलेक्ट्रोलाइट में इसके कण मिल जाते हैं और फिर वो जो है कण कैथोड पर जाकर चिपक जाते हैं। एनोड पर केवल अशुद्ध रह जाती है, अशुद्ध वस्तु रह जाती है और जो कैथोड है उस पर सभी शुद्ध धातु जाकर चिपक जाती है। ये होती है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है भाई, अशुद्धियाँ केवल एनोड पर रह जाएंगी और कैथोड पर जो है शुद्ध धातु के कण जाकर चिपक जाते हैं। एक चीज याद रखना भाई, जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, जो इलेक्ट्रोटाइपिंग होती है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इसमें जो डीसी का प्रयोग किया जाता है, किसका, डीसी करंट का। जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये डीसी करंट पर होती है, चाहे वो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोटाइपिंग हो, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो। इन सभी में ना डीसी की आवश्यकता होगी और जितनी कम डीसी करंट का मान जितना कम होगा ना उतनी अच्छी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। ठीक है, उतनी अच्छी परत उस पर चढ़ती है जितनी कम मान की धारा उसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की भी सेम टू सेम विधि होती है। उसमें भी क्या होता है, अनेक धातुओं के उत्खनन के लिए ना विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली विधि होती है जो। ठीक है भाई, अब एक होता है ईएमएफ। इसका तो हमने पूरे चैप्टर में ही पढ़ा है ईएमएफ को, तो कि इसका रासायनिक क्रिया का यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है इसका प्रयोग जो है हमने ईएमएफ जनरेट करने के लिए प्रयोग किया, कैसे, सेल बनाकर। और एक होता है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये होता है, इसमें क्या होता है, दो प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक परत चढ़ाई जाती है। क्या, डाइइलेक्ट्रिक परत कहां पर, दो प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक फिल्म तैयार कर दी जाती है। और ये जो कैपेसिटर होते हैं ये बहुत बड़े मान के होते हैं, बहुत उच्च मान के होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, सिंगल फेज मोटर को शुरुआत में जो टॉर्क होता है वो देने के लिए, शुरुआती बलागुण बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, कैपेसिटर का। ठीक है भाई दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखिए क्या क्या समझा है। हमने इन सभी के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोटाइपिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और क्या समझा था हमने इसमें, और जो सेकेंडरी सेल होगी, सेकेंडरी सेल कैसे, जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी हो गया, निकल आयरन बैटरी हो गया, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, उन सभी के बारे में हमने आज विस्तार से पढ़ा है। और कल की क्लास में जो है हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो हम बैटरी कैसे बनाई जाती है, बैटरी जो है, जो सेल होते हैं वो सीरीज में लगाए जाते हैं, पैरेलल में लगाए जाते हैं, उनके अंदर ईएमएफ कितना होता है, करंट कितना होता है, उनके अंदर प्रतिरोध कितना होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और जो बैटरी की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, और जो चार्जिंग की विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।